हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर करने वाले हैं जो कि है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सारे फैक्ट को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ, इसमें कह रहा है मनुष्य के आहार नाल जिसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं की पूछी जा रही है औसतन लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। अब इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है इसको भी जान लीजिए। तो देखिए जो ये आहार नाल है इसकी लंबाई स्टार्ट होती है मुख से, मतलब ये माउथ से स्टार्ट होती है और जिसको गुदा कहते हैं एन्यूस, वहाँ पर ये जाके समाप्त हो जाती है। तो मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है माउथ और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो है एन्यूस, जिसको गुदा कहते हैं और इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। अगला देख लेते हैं। अगले पॉइंट में कह रहा है आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है। तो ये पहला भाग इसका कहलाता है मुख गुहा। इसमें देखिए जीभ और दांत होते हैं। अगला देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है मुख गुहा से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो इसमें प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का, मतलब पाचन जो है वो प्रारंभ होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। तो इनको स्वाद कलिका कहते हैं, जिसको टेस्ट बड्स कहते हैं। तो ये स्वाद कलिकाएं होती हैं। अब देख लीजिए जो स्वाद कलिकाएं होती हैं कौन से भाग से कौन सा स्वाद यहाँ से प्राप्त होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो जीभ का अग्रभाग होता है वहाँ से मीठे स्वाद का अनुभव किया जाता है। जो जीभ का पश्च भाग होता है वहाँ से कड़वेपन का, और जो जीभ के बगल के पार्ट होते हैं वहाँ से खट्टेपन का स्वाद महसूस होता है। उसके बाद जो जीभ के अग्र तथा जो किनारे के भाग होते हैं वहाँ से नमकीन स्वाद का अनुभव किया जाता है। अब अगला देख लेते हैं अगले में क्या कह रहा है। तो देखिए अगले में कह रहा है मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो इसको ग्रसनी कहते हैं। अगला है अगले में देखिए कह रहा है ग्रसनी में कौन कौन से दो द्वार होते हैं। तो इसमें पहला द्वार होता है जिसको कहते हैं निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। अब निगल द्वार में क्या होता है इसको भी देख लीजिए। तो देखिए जो निगल द्वार होता है वो आहार नाल के अगले भाग अर्थात ग्रसनली में ये खुलता है। वहीं अगर कंठ द्वार की बात की जाए तो देखिए जो कंठ द्वार है वो श्वास नली में खुलता है। अगला देख लेते हैं अगले में क्या कह रहा है। तो देखिए अगले में कह रहा है कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो क्या कहलाती है। तो इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाता है इसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए जब मनुष्य भोजन करता है तो यह पट्टी भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। तो इसी का ये कार्य होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका कार्य होता है, नहीं तो जो भोजन है वो श्वास नली में चला जाएगा। तो जो एपिग्लोटिस होता है ये एक पट्टी जैसी संरचना होती है जो खुलती और बंद होती रहती है। अगला देख लेते हैं अगले में क्या कह रहा है। तो देखिए अगला पॉइंट है, इसमें कह रहा है भोजन जो है निगल द्वार के द्वारा कहाँ पहुँचता है। तो ये पहुँचता है ग्रसनली में। अगला देखिए इसी में कह रहा है इस नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है, मतलब जो ग्रास नली है इसमें कहा जा रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुँचता है। तो ये पहुँचता है अमाशय में। अगला है अमाशय के अग्र व पश्च भाग क्या कहलाते हैं। तो इसका अग्रभाग जो है उसको कार्डियक कहते हैं और जो इसका पश्च भाग होता है इसको पाइलोरिक कहा जाता है। अगला देखिए अगले में क्या है। तो देखिए अगले में कह रहा है कार्डियक एवं पाइलोरिक के बीच का भाग क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं फुंडिक। क्या कहते हैं फुंडिक इसको कहते हैं। अगला है अगले में कह रहा है अमाशय या जठर ग्रंथि का निर्माण किससे होता है। तो जो अमाशय की स्तंभकार एपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगला देखिए अगले में क्या है। तो देखिए अगले में कह रहा है जठर ग्रंथि से किस रस का उत्पादन होता है। तो यहाँ से होता है जठर रस का उत्पादन। अगला है नवजातों में जठर रस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन अपघटनीय होता है। तो इसमें होता है रेनिन। कौन सा होता है रेनिन इसमें होता है। अगला देख लेते हैं अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला पॉइंट इसमें कह रहा है जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो जठर ग्रंथि होती है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका नाम देख लेते हैं। तो देखिए पहला होता है इसमें होता है जिसका नाम है श्लेष्मा कोशिकाएं। दूसरी हैं भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं जिनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। और तीसरी है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। तो ये 3 प्रकार की जठर ग्रंथि की कोशिकाएं होती हैं। अब अगला देख लेते हैं अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले में कह रहा है जठर रस में उपस्थित रहता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेष्मा या म्यूकस रहता है। इसके बाद इसमें निष्क्रिय पेप्सिनोजोन जो होता है वो भी इसमें पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों को ऑप्शन में बना के पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जठर रस में क्या क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, श्लेष्मा या जिसको म्यूकस कहते हैं ये पाया जाता है, निष्क्रिय पेप्सिजोनिन जो होता है नोजन वो भी पाया जाता है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो जठर रस में पाए जाते हैं। अब अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को किस एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। तो ये कर देता है पेप्सिन एंजाइम में। अगला है पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में बदल देता है। तो ये पेप्टोन में बदल देता है। अगला है
छोटी आंत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? तो इसको ग्रहणी या पक्वाशय, जिसको जेजुनम कहते हैं, ये इसको कहा जाता है। अगला देखिए इसी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो आकार होता है वो अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह होता है। तो जो जेजुनम होता है वो यू के आकार का होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, ग्रहणी की लंबाई पूछी जा रही है, तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। शेष इसका जो 30 सेंटीमीटर भाग होता है वो इलियम कहलाता है। मतलब जो 25 सेंटीमीटर ये लंबाई होता है, तो इसमें मतलब शेष 30 सेंटीमीटर होते हैं, उसको हम इलियम कहते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो ये होती है छोटी आंत। मतलब छोटी आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। अगला देखिए अगले में कह रहा है, इसी में कह रहा है यह भोजन के पाचन में सहायता करती है। किसकी बात हो रही है? तो ये जो छोटी आंत होती है, तो ये भोजन के पाचन में सहायक होती है तथा पचे हुए भोजन का ये अवशोषण भी करती है। इसके अतिरिक्त यह पाचन की संपूर्ण क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। मतलब जो भोजन होता है वो संपूर्ण रूप से यहाँ पर पचित होता है या पाचन इसका यहाँ पर होता है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है छोटी आंत की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिए इसकी लंबाई जो है वो 6 मीटर होती है और चौड़ाई इसकी होती है 2.5 सेंटीमीटर। अगला देखिए अगले में कह रहा है क्षुद्रांत, जिसको छोटी आंत कहते हैं, इसके 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही क्रम हमको बताना है। तो देखिए इसमें पहले आते हैं शेषांत्र, जिसको इलियम कहते हैं, इसकी लंबाई होती है 3.5 मीटर। इसके बाद आता है मध्यांत्र, जिसको जेजुनम कहते हैं, तो इसकी होती है लंबाई 2.5 मीटर। इसके बाद देखिए जो ग्रहणी होती है, तो ग्रहणी जो होती है उसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्रम है। मतलब सबसे बड़ी ये होती है शेषांत्र, फिर मध्यांत्र होती है, फिर ग्रहणी होती है। अगला देख लेते हैं अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है छोटी तथा बड़ी आंत को कौन सी नली जोड़ती है? तो इसका नाम है सीकम। क्या इसको कहते हैं? इसको सीकम नली कहते हैं। अगला है कौन सा वाल्व भोजन को छोटी आंत में वापस जाने से रोकता है? तो इसको हम लोग कहते हैं इलियोशिकल वाल्व। कौन सा वाल्व है? तो इलियोशिकल वाल्व इसको हम लोग कहते हैं। यह इलियम और कोलन के जोड़ पर स्थित होता है। कहाँ होता है ये? इलियम और जो कोलन का जोड़ होता है वहाँ पर यह स्थित होता है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना से संलग्न रहती है? तो ये बृहदांत्र, जिसको बड़ी आंत कहते हैं, इससे ये संलग्न रहती है। अगला है मनुष्य के आहार नाल में स्थित अपेंडिक्स के क्या कार्य हैं? अपेंडिक्स जो होता है उसका कार्य पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि यह एक अवशेषी अंग होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब जो अपेंडिक्स होता है उसका कोई कार्य होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अवशेषी अंग होता है। अब अगला देख लेते हैं अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला पॉइंट कह रहा है पाचक ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो जो पाचक ग्रंथियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। तो पहली पाचक ग्रंथि होती है, इसका नाम है आंतरिक पाचक ग्रंथि। और इसका कार्य क्या है ये भी जान लीजिए। तो देखिए जो आंतरिक पाचक ग्रंथि होती है ये आहार नाल की दीवार में उपस्थित रहती है, जिसमें समस्त श्लेष्म ग्रंथियाँ, अमाशय की दीवार, जठर ग्रंथियाँ एवं आंत के दीवार की ब्यूनस ग्रंथियाँ इसमें शामिल होती हैं। अब अगला है जो बाह्य पाचक ग्रंथियाँ, उनमें देख लेते हैं। तो देखिए जो बाह्य पाचक ग्रंथियाँ होती हैं ये आहार नाल के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियाँ हैं, जिनमें लार ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथियाँ एवं अग्नाशय ग्रंथियाँ इसमें शामिल होती हैं। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? तो देखिए अगले में कह रहा है मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए जो पहली जोड़ी है, वो जिह्वा के दोनों ओर पाई जाती है, जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसका नाम है? इसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड, इसको जाना जाता है। मतलब जो पहली जोड़ी होती है जीभ जो हमारी होती है उसके दोनों किनारे ये स्थित होती हैं। और दूसरी जोड़ी क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो दूसरी जोड़ी है वो निचले जबड़े के मध्य में मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर पाई जाती है, जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। और तीसरी जोड़ी देख लेते हैं। तो तीसरी जो जोड़ी है वो दोनों जो हमारे कान होते हैं उनके नीचे पाई जाती है, जिसे पैरोटिड ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये था जो 3 जोड़ियाँ पाई जाती हैं, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है लार किसके पाचन में सहयोग करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। अगला है लार की प्रकृति कैसे होती है? तो ये होती है हल्की अम्लीय, क्योंकि इसका जो pH मान होता है वो 6.8 होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है लार में कितने प्रतिशत जल एवं एंजाइम होता है? तो लगभग इसमें जो 99% होता है वो जल पाया जाता है, सिर्फ इसमें 1% ही एंजाइम पाया जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में प्रतिदिन कितने लीटर लार होता है वो स्रावित होता है?
तो लगभग 1 से 1.5 लीटर जो लार होती है उसका श्रवण होता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। अगला देखिए, अगले में कह रहा है टाइलिन एंजाइम के क्या कार्य होते हैं, ये जान लीजिए। तो देखिए, जो स्टार्च होता है जिसको मंड कहते हैं, इसको माल्टोज शर्करा में ये परिवर्तित करता है। इसके बाद जो माल्टोज होती है ये ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये होता है टाइलिन का कार्य। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो जठर रस होता है, कह रहा है उसमें कौन से एंजाइम का स्राव होता है? तो इसमें होता है पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन नामक जो एंजाइम होते हैं इनका इसमें स्राव होता है। अब पेप्सिन एंजाइम के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, जो पेप्सिन एंजाइम है वो उसमें क्या उसका कार्य क्या है? तो ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पहले प्रोटीओज तथा पुनः पेप्टोन में ये परिवर्तित करता है। तो ये हो गया पेप्सिन का काम। अब अगला देख लेते हैं, जो रेनिन है उसका क्या कार्य है? तो देखिए, जो रेनिन एंजाइम होता है वो दूध प्रोटीन जो कैसीन होता है को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करता है। ये अगला है जिसका नाम है म्यूसिन एंजाइम। देखिए, इसका क्या कार्य होता है? तो ये जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। इसके अतिरिक्त भोजन को चिकना बनाने का भी ये कार्य करता है। इसके अतिरिक्त ये श्लेष्मा झिल्ली के लिए रक्षात्मक आवरण का भी कार्य करता है। तो इसमें जितने भी फैक्ट दिए वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगला पॉइंट इसमें कह रहा है अमाशय में भोजन के अर्ध तरल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं काइम। क्या कहलाता है? जो अमाशय में भोजन होता है अर्ध तरल रूप में पाया जाता है उसको काइम कहते हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है लाइसोजाइम एंजाइम के क्या कार्य होते हैं? तो देखिए, भोजन में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु रहते हैं उनको ये नष्ट करने का कार्य करता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है लार में उपस्थित कौन सा तत्व भोजन को जीवाणुओं के संक्रमण से रोकता है? तो इसको हम लोग लाइसोजाइम कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अमाशय में भोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ मिलकर किस एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है? तो इसका नाम है टाइलिन एंजाइम। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सा अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, इसका कार्य क्या होता है? तो देखिए, इसके अतिरिक्त यह भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। मतलब ये जो भोजन है उसको अम्लीय बनाता है, साथ ही साथ जो उसके साथ जीवाणु आए रहते हैं उनको भी नष्ट करने का ये कार्य करता है। अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो स्टार्ट होता है अमाशय से। अगला है अमाशय से कायम कहाँ पहुँचता है? तो देखिए, ये पहुँचता है ग्रहणी में। यहाँ पर यकृत से स्रावित जो पित्तरस होता है ये मिलता है, जो कायम की प्रकृति को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगले में कह रहा है पित्तरस जिसको वाइल जूस कहते हैं, इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, जो वाइल जूस होता है ये पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। अगर इसकी हम लोग pH वैल्यू देखें तो वो होती है 7.7। इसमें अगर जल की मात्रा देखी जाए तो वो 85% होता है। पित्त वर्णक इसमें होता है 12% और पित्त लवण इसमें होता है 0.7%। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें होती है 0.28%। जो मध्यम वसाएँ होती है इसकी मात्रा होती है 0.3%। लेसिथिन होता है 0.15%। ये सब इसमें पाए जाते हैं। तो मतलब जो वाइल जूस होता है उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है पित्त में। देखिए, पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। पित्त जो होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त देखिए, यह कायम को जल से मिलाकर इमल्सन बनाने में भी सहयोग करता है या सहायता प्रदान करता है। अगला है मनुष्य में प्रतिदिन अगर देखा जाए तो 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है। तो कितना बनता है? 700 से 1000 ml तक जो है पित्त वो बनता है। अब अगला देख लेते हैं, अगले पॉइंट में कह रहा है यह आंत की क्रमाकुंचन गतियों को भी बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त यह वसा के अवशोषण में भी सहायक होता है। इसके अतिरिक्त यह विटामिन के तथा वसाओं में अन्य विटामिनों के अवशोषण में भी सहायता करता है। इसके अतिरिक्त देखिए, इसका ये कार्य होता है कि यह अनेक उत्सर्जी एवं विषैले पदार्थों एवं धातुओं के उत्सर्जन का भी कार्य करता है। तो देखिए, इतने सारे इसके वर्क हैं, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो बाइल जूस है उसके हम लोगों ने इतने वर्क देखे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देख लेते हैं अगला क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगला है अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो अग्नाशय रस होता है उसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेस तथा माल्टेज ये सब इसमें पाए जाते हैं। क्या क्या इसमें पाए जाते हैं फिर से देख लीजिए। तो पहले पाया जाता है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज,
कार्बोक्सीपेप्टिडेस तथा माल्टेज इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए जो ट्रिप्सिन है वो क्या है, उसका कार्य क्या है। तो देखिए जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टोडाइड एवं एमिनो अम्ल में ये परिवर्तित करता है। इसके अतिरिक्त अगर लाइपेज का वर्क देखा जाए, इसका काम क्या होता है, तो देखिए जो लाइपेज होता है वो इमल्सीकृत जो वसाएँ होती हैं उनको ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में बदलता है। इसके अतिरिक्त जो एमाइलेज है वो क्या काम करता है, तो मंड जिसको स्टार्च कहते हैं को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला है आंत्र रस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा आंत्र रस की प्रकृति क्या होती है, तो ये क्षारीय होती है क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 8 होती है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितना आंत्र रस स्रावित होता है, तो ये लगभग 2 लीटर जो आंत्र रस है वो स्रावित होता है। अगला है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। अगला देख लेते हैं, तो देखिए अगले में क्या दिया हुआ है, अगले में कह रहा है आंत्र रस में देखिए जो उपस्थित एंजाइम होते हैं उनके कार्य क्या हैं वो देख लीजिए। तो देखिए प्रमुख एंजाइमों में देखा जाए तो पहला है इरेप्सिन। तो इसका काम क्या होता है, तो ये क्या काम करता है, ये शेष प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। अगर माल्टोज की बात देखी जाए तो माल्टोज क्या करता है, तो माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में ये परिवर्तित कर देता है। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज शर्करा में बदलता है। अगला देख लीजिए, अगला है सुक्रोज। तो देखिए जो सुक्रोज होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में परिवर्तित करता है। अगला देखिए, अगला है लैक्टोज। तो लैक्टोज देखिए लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में ये परिवर्तित करता है। लाइपेज का क्या काम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए जो लाइपेज होता है वो इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड्स में वो परिवर्तित करता है। अगला देख लेते हैं, अगले क्या है, तो देखिए अगले में कह रहा है बिना पचा काइम छोटी आंत से कहाँ पहुँच जाता है। मतलब जो बिना पचा काइम होता है, पूछा जा रहा है वो छोटी आंत से कहाँ पहुँच जाता है, तो बड़ी आंत में पहुँच जाता है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। अगला है यकृत का वजन कितना होता है, तो ये होता है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है। अगला है यकृत ग्रंथि का रंग कैसा होता है, तो ये धूसर रंग इसका होता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस का संचय कहाँ पे होता है, तो ये होता है पित्ताशय में, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, यहाँ पे इसका संचयन होता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पित्त का पक्वाशय में गिरना कौन सी क्रिया कहलाती है, तो इसको हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पित्ताशय में उपस्थित स्टोन, जिसको पत्थर कहते हैं, किसका पाचन प्रभावित होता है इससे, तो इससे वसा का जो पाचन होता है वो प्रभावित होता है। अब यकृत के प्रमुख कार्य देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यकृत के कार्य क्या क्या हैं, तो इसमें पहला है यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय में सक्रिय भाग लेता है। दूसरा इसका क्या काम है, तो दूसरा इसका ये काम है कि यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचयन भी करता है। तीसरा इसका क्या कार्य है ये भी देख लीजिए। तो देखिए तीसरा इसका ये कार्य है कि यह भोजन में वसा, जिसको लिपिड कहते हैं, की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। तो ये सब यकृत के कार्य हैं। अगला यकृत का क्या कार्य है ये भी देख लीजिए। तो इसमें कह रहा है यह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। इसके अतिरिक्त यह विषैले पदार्थ को अविषैले यौगिकों में भी परिवर्तित कर देता है। तो इतने सारे इसके कार्य हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो यकृत के कार्य थे उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है, तो ये रहता है यकृत में। अगला है यकृत व मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। अगला है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये है अग्नाशय। अभी मैंने पहले ऊपर बताया था सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है कौन सी ग्रंथि वायुस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती है, तो ये है अग्नाशय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए अगले में कह रहा है किसे अंतःस्रावी नलिका विहीन एवं बाह्यस्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथियां कहते हैं, तो ये है अग्नाशय। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं, या इसको ऐसे भी दिया जा सकता है कि नलिका विहीन और नलिका युक्त ये 2 प्रकार की ग्रंथियां कौन सी होती हैं, तो ये है अग्नाशय। अब अगला देख लीजिए, अगले में कह रहा है अग्नाशय रस, जिसको हम लोग क्लोमरस कहते हैं, इसका पूछा जाए इसका श्रवण कहाँ होता है, तो इसका श्रवण होता है अग्नाशय से। अगला देखिए अगले में कह रहा है जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं, पूछा जा रहा है किसे कहते हैं, मतलब लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ हैं वो किसे कहते हैं, तो वो अग्नाशय को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब अगला देख लेते हैं अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है लैंगरहैंस की दीपिकाओं के विभिन्न कोशिकाओं से स्रावित प्रमुख हार्मोन कौन कौन से हैं। तो देखिए जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ हैं
उनसे हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं ये जान लीजिए। तो देखिए इसमें निकलता है जो अल्फ़ा कोशिकाएं इसकी होती हैं तो उससे निकलता है ग्लूकेगॉन, जो बीटा इसकी कोशिका होती है उससे निकलता है इंसुलिन, और जो गामा कोशिका होती है इसकी उससे निकलता है सोमेस्टोटिन। क्या होता है इसको नाम, इसका नाम है सोमेटोस्टेटिन, ये इसका नाम है। मतलब जो इसकी अल्फ़ा कोशिकाएं हैं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं हैं, उनसे ये हार्मोन स्रावित होते हैं। अब अगला देख लेते हैं अगले में क्या है। तो देखिए अगले में कह रहा है इंसुलिन हार्मोन से किसका निर्धारण होता है, तो इससे रक्त में शर्करा की मात्रा का इसमें निर्धारण होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है इंसुलिन के अल्प श्रवण से कौन सा रोग होता है, इसमें हो जाता है मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है। मतलब अगर इंसुलिन की मात्रा है वो उसका कम श्रवण होगा तो इससे डायबिटीज़ रोग हो जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं, तो ये होता है अग्नाशयी रस। अगला देखिए अगला क्या है, एंजाइम क्या होते हैं, तो यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर इसका निर्माण देखा जाए तो इसका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा इसका निर्माण होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है एंजाइम के क्या कार्य होते हैं, तो देखिए एंजाइम जो होता है वो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना एवं उनकी गति को बढ़ाने का ये कार्य करता है। तो मतलब जो एंजाइम है उसका ये कार्य है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जाइमेज नामक जो एंजाइम होता है ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करता है, तो ये परिवर्तित करता है एथेनॉल में। तो देखिए इसका ये यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया भी दी हुई है, ये ग्लूकोज है तो इसमें जाइमेज एंजाइम से क्या परिवर्तित हुई है, एथेनॉल में परिवर्तित हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी यहाँ से निष्कासित हुई। अगला देखिए अगले में कह रहा है प्रमुख तत्व एवं उनके कार्य तथा उपयोग देख लेते हैं। तो देखिए टाइलिन क्या है, इसका काम क्या होता है, तो ये स्टार्च का पाचन करती है। पेप्सिन का क्या कार्य है, तो ये प्रोटीन का पाचन करती है। रेनिन देखिए रक्त में एजियोटेसिनोजेन जो होता है को एंजियोटेनिस में ये बदलता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजोटोसिन होता है, ये क्या काम करता है, तो ये मिश्रण पेशियों में संकुचन ये पैदा करता है। मतलब जो मिश्रण पेशियाँ होती हैं उनमें संकुचन का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त देखिए जो विटामिन है वो है कैरोटीन। एंजाइम देखिए ये है पेप्सिन। कौन क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन जिसको प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं, ये सब हार्मोन्स हैं। प्रोटीन देखिए ये है कैरोटीन। द्राक्षा शर्करा देखिए ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, इसको द्राक्षा शर्करा कहते हैं। अगला देखिए फल शर्करा क्या है, ये है फ्रक्टोज। दुग्ध शर्करा क्या है, ये है लैक्टोज। चीनी क्या है, सुक्रोज है। स्टीविया क्या है, ये प्राकृतिक स्वीटनर है। अगला देखिए अगले में ही दिया हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है जैविक सिस्टम में, ध्यान दीजिएगा, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की गतिविधि को कौन तेज करता है, ये तेज करता है एंजाइम। अगला है ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टायलिन व पेप्सिन में कौन से पाचक एंजाइम नहीं है, तो देखिए जो गैस्ट्रिन है वो पाचक एंजाइम नहीं है। इसका कार्य क्या होता है ये जान लीजिए। तो देखिए यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो अग्नाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा ये मुक्त होता है। गैस्ट्रिन जो है वो कहाँ से मुक्त होता है, तो अमाशय में जो जी कोशिकाएँ होती हैं तथा ग्रहणी द्वारा ये मुक्त किया जाता है। और ये कह रहा है ये पाचक एंजाइम नहीं होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है किस परिवर्तन के लिए, ध्यान दीजिए, किस परिवर्तन के लिए एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में जो परिवर्तन है तो ये इसका कार्य करता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है पाचक अम्लों के संबंध में कौन से सही हैं, तो देख लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। दूसरा इसका क्या सही कथन है उसको देख लेते हैं। तो दूसरे में कह रहा है वशीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। अगला देख लीजिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला कह रहा है क्वेश्चन, अगले में दिया हुआ मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो मनुष्य में 3 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है गर्तदंती, दूसरा होता है द्वारदंती और तीसरा होता है विषमदंती। जो गर्तदंती होता है ये जबड़े की अस्थियों में धंसे रहते हैं, और जो द्वारदंती होते हैं ये जीवन में 2 बार निकलते हैं, और जो विषमदंती होते हैं ये 1 से अधिक प्रकार के होते हैं। मतलब जो विषमदंती होते हैं 1 से अधिक प्रकार के ये होते हैं। तो ये 3 प्रकार थे दांतों के। अब देखिए मनुष्य का जो जबड़ा होता है उसमें कितने दांत होते हैं, तो देखिए जबड़े में अगर देखा जाए तो 16 होते हैं, अर्थात दोनों जबड़े में कुल 32 दांत होते हैं। मतलब एक जबड़े में 16 होता है और दूसरे में भी 16 होते हैं। इस प्रकार 32 दांत टोटल होते हैं। देखिए कह रहा है प्रत्येक जबड़े में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के एक जबड़े में दांत होते हैं। पहला होता है इसमें कृंतक, तो ये 2 होते हैं। ये सबसे आगे होते हैं चपटे एवं धारदार होते हैं, और ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। तो ये काम हो गया कृंतक का। अगला देखिए अगला है रत्नक, जिसको कैनाइन कहते हैं। तो देखिए रत्नक एक होता है, ये नुकीले होते हैं जो भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए अग्रचर्मणक होता है 2,
ये दोनों भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। मतलब जो अग्रचवर्णक और चवर्णक होता है, इसका काम क्या होता है, ये दोनों भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। मतलब रत्नक जो होता है वो नुकीला होता है, ये फाड़ता है, और जो अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं वो दोनों भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। कह रहा है चवर्णक दांत के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। मतलब जो चवर्णक दांत होता है वो सिर्फ एक ही बार विकसित होता है, और जो इसके अतिरिक्त और जो दांत होते हैं वो जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मनुष्य में कितने अस्थायी दांत होते हैं। तो 12 दांत होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। ये चवर्णक दंत कहते हैं। मतलब जो चवर्णक दंत होते हैं इनको अस्थायी दंत भी कहा जाता है। ये होते हैं 12। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है। तो ये होता है चवर्णक। अगला देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट क्या है। तो देखिए मनुष्य का दांत सूत्र क्या होता है, तो देख लीजिए। तो टोटल इसमें देखिए क्या है, अपर में देखिए 2 1 2 3 ये सब इसका फार्मूला है, लोअर में ये सब है। तो इसको कैसे देखिए मल्टीप्लाई करके ये 32 आ जाता है। तो ये इसका फार्मूला है, इस प्रकार से निकाला जाता है। अब अगला देख लीजिए, अगला क्या है, दांत का वह भाग, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा रहता है वो क्या कहलाता है, उसको रूट या जड़ कहते हैं। अगला है दांत की जड़ रूट किस पदार्थ से आच्छादित होती है। तो ये क्या होती है, सीमेंटम से ये प्रभावित मतलब आच्छादित होती है। किससे होती है, सीमेंटम जिसको कहते हैं उससे ये आच्छादित होती है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगले में कह रहा है प्रत्येक दांत में एक गुहा होती है, वो क्या कहलाती है, तो उसको मज्जा गुहा कहते हैं। क्या होती है, मज्जा गुहा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है। तो ये दंतवल्क जिसको एनामेल कहते हैं, ये दांत के सबसे ऊपरी भाग पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद व चमकीला होता है, जो दांत की सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब सबसे कठोर दंत का कौन सा पार्ट होता है, तो वो इनामिल जिसको दंतवल्क कहते हैं। ये सबसे ऊपरी वाला पोर्शन होता है जो वाइट कलर का होता है, चमकीला दिखता है, इसी को इनामिल कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है दंतवल्क जिसको इनामिल कहते हैं ये किसका बना होता है। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मानव की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पे स्थित होती हैं। तो ये जबड़े में होती हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है युवा मानव में चवर्णक एवं अग्रचवर्णक दंत का क्या अनुपात होता है। तो ये होता है 3:2। क्या होता है, 3:2। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जब दांतों में सड़न शुरू होती है तो उस समय मुख का पीएच मान कितना हो जाता है। तो ये अगर 5.5 से पीएच वैल्यू कम हो जाती है तो जो दांत होते हैं उनमें सड़न स्टार्ट हो जाती है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है होमोडोंट दांत किस में पाए जाते हैं। तो ये मछली में पाए जाते हैं। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ, तो देखिए एक इसका रफली एक फिगर दिया हुआ है। इसके बाद ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुख है ये, और यहाँ ये जीभ का पोर्शन है, ये मुख है। इसमें लार देखिए टाइलिन एंजाइम और लारिया एमाइलेज है। ग्रासनली देखिए तो इसमें भोजन का आमाशय, भोजन को आमाशय तक ये ले जाने का कार्य करता है। देखिए ये डायाफ्राम है, ये पित्ताशय है। तो देखिए वसा का एमल्सीकरण यहीं पे होता है। और देखिए ये सब इसके जो पार्ट हैं वो दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो इसका ये पोर्शन था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। इसी प्रकार इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।